हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम वेदांत गुप्ता है और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम अब बहुत करीब आ गए हैं और एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है और उस टॉपिक का नाम है कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपको एग्जाम में आना ही आना है और इसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा। अब देखो, ये जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बुक 1 से भी आ सकते हैं और ये बुक 2 से भी आ सकते हैं। आज की क्लास के अंदर बुक 1 वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी कार्टून्स एंड पिक्चर्स दी गई हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। अब देखो, मैं रोट लर्निंग पे बिलीव नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं हर कार्टून, हर पिक्चर दिखाकर आपको अच्छे से समझा दूंगा और उसके बाद मैंने अच्छे से डिटेल में उसके बारे में लिखा है नोट्स के अंदर। आप रिवीजन करने के लिए इसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। पर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप पूरा ध्यान देके सुनोगे। अगर आप पूरे अटेंशन के साथ सुनोगे तो आपको क्लास में ही सारे कार्टून्स क्लियर हो जाएंगे। बुक 1 के अंदर कुछ कार्टून्स भी हैं और कुछ पिक्चर्स भी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं और मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे टोटल मिला के 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हमारा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के अंदर आपने पढ़ा कोल्ड वॉर के बारे में। आपने देखा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड करता है तो यूएसए एंड यूएसएसआर दो सुपर पावर बन जाती हैं और जैसे क्लास के अंदर जब दो टॉपर होते हैं तो दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगता है, वैसे ही यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन होने लगा। एक आइडियोलॉजी को लेके लड़ाई होने लगी कि कौन ज्यादा बेहतर है। और इसी वजह से हमारी जो पहली पिक्चर है वो बर्लिन वॉल से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? बर्लिन वॉल से रिलेटेड है। बर्लिन किस कंट्री की कैपिटल है? आपको पता होना चाहिए, जर्मनी की। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर एक एलीड फोर्सेस हुआ करती थी और एक एक्सिस फोर्सेस हुआ करती थी। एलीड के अंदर यूएसए था, यूएसएसआर था और एक्सिस के अंदर जापान, जर्मनी जैसे देश थे जो हार गए। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब जर्मनी हार गया तो ये फैसला हुआ कि अब जर्मनी पे कब्जा कर लो। जर्मनी पे यूएसए, यूएसएसआर और एलीट ग्रुप्स का राज होगा। तो जर्मनी के साथ साथ उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी बर्लिन, उस पे भी कब्जा कर लिया गया। जो कैपिटल सिटी थी बर्लिन, उसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया। एक बन गया अपना वेस्ट बर्लिन और एक बन गया ईस्ट बर्लिन। जो वेस्ट बर्लिन था वो यूएसए के अंडर चला गया और जो ईस्ट बर्लिन हुआ करता था वो यूएसएसआर के पास चला गया। तो ये पिक्चर आपको यही दर्शाती है कि जब कोल्ड वॉर की टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो एक समय ऐसा आया जब ईस्ट बर्लिन एक दीवार खड़ी कर देता है ताकि कोई भी बंदा ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन ना जा पाए। ये दीवार बनाई गई 1961 में, कोल्ड वॉर की वजह से बनाई गई है। इसने ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से अलग कर दिया। आपको पता है ईस्ट बर्लिन पे यूएसएसआर का राज हुआ करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म पे बिलीव करती है। कम्युनिज्म क्या होता है? एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपिटलिज्म मतलब होता है मनी मेकिंग इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, जहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जहां पे मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। वहां पे गरीबों को बहुत ज्यादा वेलफेयर नहीं किया जाता है और कैपिटलिज्म के अंदर अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बढ़ता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका, जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो करता है और अमेरिका में डेमोक्रेसी है। वहीं दूसरी तरफ अपना यूएसएसआर है जो कि कम्युनिज्म को फॉलो किया करता है। अब देखो, कम्युनिज्म मतलब होता है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को नहीं गेन करेगा, सारी प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में होगी और सभी लोग सोसाइटी के अंदर मिलजुल के काम करेंगे और मिलजुल के उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सोशलिज्म भी यही कहता है, लेकिन सोशलिज्म में कहा जाता है कि लिमिटेड फॉर्म ऑफ प्राइवेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है, यानी थोड़ी बहुत प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बट सरकार को सभी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना होगा। यानी सोशलिज्म भी यही कह रहा है कुल मिला के कि समाज को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाओ जहां पे इक्वालिटी हो। और इसी सोशलिज्म का एक बहुत ऊपर वाला जो रेडिकल फॉर्म है वो कैपिटलिज्म, वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म थोड़ा कट्टरवादी है। कम्युनिज्म डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं करता, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास नहीं करता है। तो इस फोटो में वही देखने को मिल रहा है कि ईस्ट बर्लिन जो कि यूएसएसआर के अंदर था वो कम्युनिज्म को फॉलो करता और वेस्ट बर्लिन कैपिटलिज्म को फॉलो किया करता। ये वॉल लगभग 150 किलोमीटर लंबी हुआ करती और 28 सालों तक ये जो बर्लिन वॉल है वो इसी तरह से खड़ी रही, लेकिन अंत में 9 नवंबर 1989 को इस बर्लिन वॉल को लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। अब आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो बर्लिन वॉल के अंदर होल बना रहे हैं, यानी इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ कोल्ड वॉर भी एंड करता है जब बर्लिन वॉल को तोड़ा गया और जर्मनी वापस से रीयूनिफाई हो जाती है। तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें इतने सारे टर्म्स हैं। बाकी तो ये फोटो बहुत ही सिंपल है, बर्लिन वॉल को डिनोट करती है। बर्लिन वॉल जब टूटा तो ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन एक हो गए, जर्मनी भी रीयूनिफाई कर जाता है।
और कोल्ड वॉर अपने चरम पे पहुंच चुका था इस समय और कुछ ही साल बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ये मैंने आपको ये फोटो और पिक्चर समझा दिया। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी। अपना दूसरा चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप देखते हो कि कुछ ऐसे सेंटर्स ऑफ पावर हैं जो आज के टाइम पे इमर्ज कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियान हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, आज बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है। पहली फोटो अपनी देखते हैं क्या है। हमको ये दो फोटोज दिखाई जा रही हैं। दोनों फोटोज जो हैं ये चाइना के डेवलपमेंट के दो फेजेस को दर्शाती हैं। चाइना में जो डेवलपमेंट है वो दो फेज में हुआ। चाइना ने सबसे पहले कम्युनिज्म को फॉलो किया, और जब कम्युनिज्म से नहीं बात बनी तो चाइना थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगता है। तो चाइना में क्या हो रहा है, दो फेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले जब चाइना बनता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से, तो वहां पे माओ की जब सरकार आई तो उन्होंने बोला कि हम कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे। तो जो पहली फोटो है आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो सोशलिज्म है वो सबसे बेस्ट है, सबसे पावरफुल है, और उसकी मदद से चाइना के अंदर डेवलपमेंट किया जा सकता है। और माओ ने यही पूरी कोशिश की कि हम कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे ताकि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बन सके, पूरे समाज में इक्वालिटी आ सके। ये शुरुआती दौर था चाइना का, जब वहां पे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था और सोशलिज्म उसकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। अब ये जो दूसरी पिक्चर देखने को आपको मिल रही है, दूसरी पिक्चर शंघाई शहर की है। आप देख पा रहे हो शंघाई एक लैंडमार्क सिटी है चाइना की, जो अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए जानी जाती है, ग्लोबलाइजेशन के लिए जानी जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शंघाई में बहुत होता है। तो ये दूसरा वाला फोटो हमें डिनोट कर रहा है कि जब चाइना कम्युनिज्म से ट्रांसफर करके 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लेकर आता है, तो वहां पे थोड़ा कैपिटलिज्म देखने को मिला, और उसके बाद से चाइना बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, जिसका एक जीता जागता सबूत है वहां का शहर शंघाई। ये सारी चीजें वहीं पे लिखी हुई हैं, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो। देखो मेरा यही मानना है कि आप सारे कार्टून्स को समझो। अगर आप ये सब रट लोगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा आपके एग्जाम में। समझ लो, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप रिवाइज कर लेना। अपना दूसरा पिक्चर एक लोगो है। ये जो लोगो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इसको आप क्या कहते हो, ईयू कहते हो। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। ये ब्लू बैकग्राउंड दर्शाता है कि शांति होनी चाहिए यूरोप के अंदर। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सिंबलाइज कर रहा है। फिर इसके अंदर अगर आप देखो तो कितने स्टार्स बने हैं, कुल मिला के 12 गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं। अब देखो जो 12 नंबर होता है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को नहीं दिखा रहा है। यूरोपियन यूनियन में तो 27 मेंबर हैं। तो ये 12 किस चीज का सिंबल है, ये जो 12 है ये परफेक्शन का सिंबल होता है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं ना, उसी तरह से जो 12 है वो परफेक्शन को दर्शाता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। और ये पूरे जो सभी अलग अलग स्टार्स हैं ये एक सर्कल बना रहे हैं। आप देखो ये एक सर्कल बना रहे हैं। आपको पता है ये सर्कल किस चीज का सिंबल होता है, कि यूरोप के लोगों के बीच में हार्मनी होगी, खुशहाली होगी, वो हैप्पीनेस के साथ साथ में एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ आपको लोगों के बारे में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ईयू को कब बनाया गया, तो आप बताओगे 1993 में बनाया गया। कौन सी ट्रीटी हुआ करती थी, आपको नाम याद होना चाहिए। मास्ट्रिच ट्रीटी के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी भी है जिसको आप यूरो कहते हो। यूरो इसलिए बनाया गया था ताकि ये डॉलर को चैलेंज कर सके, डॉलर को टक्कर देने के लिए कॉमन करेंसी बनाई गई यूरो। और ये यूरोपियन यूनियन का मेन काम है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए यूरोप के अंदर, यानी यूरोप के सभी देश आपस में सहयोग करें, एक साथ मिल के आगे बढ़ें। आई होप यूरोपियन यूनियन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन का मैप। अच्छा ये चीज बहुत सारे बच्चे स्किप कर देंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको स्किप करो, एक बार आप इसको देख लेना। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि बताइए ओल्ड मेंबर कौन थे यूरोपियन यूनियन के, या न्यू मेंबर कौन से हैं यूरोपियन यूनियन के। तो जो ये पर्पल वाले हैं ये सभी ओल्ड मेंबर हैं, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, यूके हो गया, आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम। वहीं कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं जो ऑरेंज कलर में दर्शाए गए हैं, जैसे कि पोलैंड, जैसे कि आपको यहाँ पे लुथेरिया नजर आ रहा है, चेक रिपब्लिक नजर आ रहा है, हंगरी नजर आ रहा है, बुल्गारिया, साइप्रस नजर आ रहा है। तो ये कुछ है जो न्यू मेंबर्स हैं। इसको आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार इसको आप एक बार रीड कर लोगे ना तो माइंड में आपके एक आइडिया रहेगा। फिर ये देखिए, अब अगली हमारी फोटो आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी टाइटेनिक शिप के ऊपर। टाइटेनिक एक बहुत बड़ा शिप हुआ करता था और ऐसा कहा जाता कि वो कभी भी डूबेगा नहीं, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, वो एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाता है और डूब जाता है।
यहाँ पे टाइटेनिक शिप किसको डिनोट कर रहा है? आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर का है, इस पे 12 गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं, तो ये यूरोपियन यूनियन को दर्शा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये शिप किसको डिनोट कर रही है? यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन साल 2003 से लेके 2005 तक ये कोशिश कर रहा था कि यूरोप के सभी देशों में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। यूरोपियन यूनियन ये कोशिश कर रहा था शुरुआती 2000 में कि सभी यूरोपियन कंट्रीज में एक सामान्य संविधान होना चाहिए। लेकिन क्या ये सच हो पाया? नहीं। बहुत सारी जो कंट्रीज थी यूरोप की, वो कहती हैं कि हम इतनी सारी पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन को, और वो मना कर देती हैं कि हमें कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। तो जो यूरोपियन यूनियन नाम की टाइटेनिक शिप है, वो जाके इस आइसबर्ग से टकरा गई और डूब गई, यानी कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। ये दर्शाता है कि ईयू के अंदर भी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। टाइटेनिक शिप डूब गई, यानी ईयू का जो प्लान था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो फेल हो गया। कुछ एक पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि सभी यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं चाह रही थी कि इतनी सारी पावर एक ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए, और इसीलिए ईयू का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव है वो फेल कर जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगला भी हमें एक फ्लैग देखने को मिल रहा है। ये किसका फ्लैग है? ये फ्लैग है एशियान का। एशियान क्या है? फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ ईस्ट एशिया में काम करती है। इसका मेन काम है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर शांति होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट एशिया डेवलप करे। यही मेन मोटिव है एशियान का। अब आप थोड़ा फ्लैग को अच्छे से देखो, कुछ भी रटना नहीं है आपको। यहाँ पे आपको 10 स्टेम्स ऑफ पैडी नजर आ रही है। पैडी मतलब चावल। तो चावल की 10 स्टेम नजर आ रही है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एशियान के 10 मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सब देखो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। आपस में जुड़ना इनके सहयोग को दर्शाता है कि इनके बीच में कोऑपरेशन है और फ्रेंडशिप है। अब एक सर्कल बना हुआ है, अभी आप पढ़ के आए कि सर्कल मतलब क्या होता है, कि जब कोई व्यक्ति साथ में मिलकर काम करता है, जब एकता होती है, स्टेबिलिटी होती है, तब हम सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल दर्शाता है कि एशियान देशों के अंदर बहुत यूनिटी है और एकता है। इसके अलावा आप कलर्स को देखो, ब्लू कलर आपने देखा हमेशा पीस का सिंबल होता है, स्टेबिलिटी का सिंबल होता है। रेड मतलब हमारे पास ताकत है, करेज है। व्हाइट मतलब होता है प्योरिटी, और यहाँ पे गोल्डन येलो कलर है। जैसे जब धान आती है, आप लोग ने देखा होगा, जब फसल आती है धान, तो वो एकदम येलो कलर की होती है, जैसे लगता है सोना चमक रहा है। तो ये प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, समृद्धि को दर्शाता है। बेसिक कलर्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो ब्लू का मतलब है पीस एंड स्टेबिलिटी, रेड मतलब हमारे पास ताकत है, हिम्मत है, करेज है। व्हाइट मतलब प्योरिटी। प्योरिटी मतलब ये होता है कि सभी एशियान के देशों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री को ठग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। येलो का मतलब प्रॉस्पेरिटी। अब देखो कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ईयू को एशियान को बनाया गया था 1967 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन की वजह से। बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखना है। एशियान के अंदर कोई पूछे कितनी कंट्रीज है, तो आप बताओगे 10 कंट्री है, जिसमें से 5 फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने एशियान को बनाया था, और 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो बाद में एशियान को ज्वाइन करती हैं। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये फाउंडिंग मेंबर हैं। और 5 कंट्रीज बाद में ज्वाइन करती हैं एशियान को, जैसे कि ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। और एशियान का मेन काम यही है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर शांति लानी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और इस पूरे रीजन के अंदर कोऑपरेशन एंड यूनिटी होनी चाहिए। देखो कुछ भी याद नहीं रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है मेरे साथ, हम साथ में मिलकर याद कर लेंगे। अगला कार्टून देखो आप। अगला कार्टून जो है, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है हमारे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, आपको पता है ये भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, तो मनमोहन सिंह को उस समय क्या बनाया गया था? आप याद रखना, इस समय मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। आज अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, वैसे ही 1991 में मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये वो समय था जब नई नई पावर्स इमर्ज कर रही थी, स्पेशली एशियान इमर्ज कर रहा था। तो मनमोहन सिंह ने बोला कि हमको ये आदत डालनी होगी कि देखो कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब हमें आदत डालनी होगी इस चीज की, और अब हमें कोऑपरेट करना होगा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। और इसीलिए इंडिया एक पॉलिसी लेकर आता है जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। ये 1991 में लाई गई। देखो नाम से ही लग रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी ईस्ट एशिया की तरफ ध्यान दो।
साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ध्यान दो। इसका मेन मतलब यही था कि हमें अपने जो रिलेशंस हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ वो इंप्रूव करने हैं, उनके साथ और कोऑपरेट करना है। इस पॉलिसी का मेन फोकस ये था कि हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा। आपने देखा है एशियान देशों में अक्सर रामायण का थिएटर होता है, महाभारत को थिएटर पे परफॉर्म किया जाता है। ये कल्चर हमारा जो है वो एक्सचेंज किया जा रहा है। और 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल दिया गया और इसका नाम बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। और 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आ गई थी, हमारे नए प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने नाम बदला, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। और उन्होंने बोला कि अब हमें और एक्टिवली एंगेज करना होगा ईस्ट एशिया के साथ, उनके साथ ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिफेंस, डिप्लोमेसी को मजबूत करना होगा। तो ये बेसिक मतलब ये जो कार्टून है, इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द लुक ईस्ट पॉलिसी। पूछ सकता है कि ये कौन है, तो आप बता दोगे ये हमारे मनमोहन सिंह है। अब देखो एग्जाम में बैकग्राउंड पूछता है, आप सभी आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करोगे, हो सकता है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है आपको। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आई। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। और इंडिया और एशियान देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साल 2010 में होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज जिनका इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा है इन दोनों देशों के बीच में बाइलेटरली, उस पे कम से कम लो टैक्स लगाया जाएगा या तो जीरो टैक्स लगाया जाएगा। तो एशियान और इंडिया के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साल 2010 में हुआ और मेन एम यही है कि इंडिया इस पूरे एशिया के अंदर, पैसिफिक रीजन के अंदर एक इमर्जिंग पावर है और इंडिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है। अगली फोटो आप देखो, अगली फोटो के ऊपर ही लिखा हुआ है एशियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट साल 2018। तो साल 2018 में एक समिट हुई थी एशियान और इंडिया के बीच में, क्योंकि एशियान और इंडिया के पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए थे। 1992 में इंडिया और एशियान दोस्त बनते हैं, या इनके बीच में आप कह सकते हो पार्टनरशिप की शुरुआत होती है लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। इसीलिए 26 जनवरी 2018 जब हमारा रिपब्लिक डे का परेड हो रहा था, तो इंडिया उस समय किसको चीफ गेस्ट बनाता है? एशियान लीडर्स को बुलाता है। और इंडिया के बुलाने पे 10 एशियान कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो भारत आते हैं। इस पिक्चर में आपको ये बीच में जो व्यक्ति नजर आ रहा है, ये कौन है? ये अपने मोदी जी हैं, और इनके आसपास ये सभी जो लोग हैं वो एशियान के लीडर हैं। 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के अंदर पोस्टल स्टैंप भी रिलीज किए गए थे। पोस्टल स्टैंप किसी भी हिस्टोरिक इवेंट को मार्क करने के लिए रिलीज किए जाते हैं। और 2018 में एशियान और इंडिया की पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए थे, इसीलिए ये जो स्टैंप है उन्हें रिलीज किया गया। देखो आप, एशियान को स्टैब्लिश 1967 में किया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, और इंडिया एशियान का जो डायलॉग पार्टनर है वो 1992 में बना। फिर हमने देखा एशियान और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ? साल 2010 में हुआ। और इंडिया कुछ बाइलेटरल एग्रीमेंट भी कर चुका है एशियान देशों के साथ, स्पेशली सिंगापुर के साथ हमने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, क्योंकि सिंगापुर एक इमर्जिंग पावर है, सिंगापुर की इकोनॉमी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो हमने उसके साथ बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट करे हैं। ये जो सभी ई एग्जाम के फैक्ट है ना बच्चों, इसको आप याद कर लेना। ये सभी एनसीईआरटी में बार बार रिपीट किए गए हैं, और इन पिक्चर को देख के सारा फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना कार्टून है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो ग्लोब के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन दिखाई पड़ रहा है, और एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई पड़ रही है। तो ये जो बड़ी सी चीज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आप बताओगे? चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो ड्रैगन है वो चाइना का सिंबल है, और ग्रेट वॉल कहाँ पे है? ग्रेट वॉल भी चाइना के अंदर है। तो ये जो आपको ग्रेट वॉल नजर आ रही है और ये जो ड्रैगन नजर आ रहा है, ये दोनों चाइना के सिंबल हैं। इस तरह से दिखाया गया है कि देखो ये ड्रैगन कितना तेजी से इमर्ज कर रहा है। ये दर्शाता है कि चाइना बहुत तेजी से ग्लोबल इमर्जिंग पावर है, उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से राइज कर रही है। लेकिन एक व्यक्ति चाइना को रोकना चाहता है, चाइना को रोकना चाहता है। कौन रोक रहा है चाइना को? ये व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन आता है। वैसे तो आप इसका नाम नहीं बता सकते हो, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। कैसे ये अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आपने वर्ल्ड मैप अच्छे से देखा होगा, तो ये जो इलाका है ये इस्थमस ऑफ पनामा है। ये पनामा है, ये सेंट्रल अमेरिका है। तो ये ड्रैगन चाइना चलते चलते अमेरिका के पास आ गया, तो अमेरिका उसे रोकने का प्रयास कर रहा है कि रुक जाओ। अमेरिका हमेशा दादागिरी करना चाहता है दूसरे लोगों पर। ग्रेट वॉल चाइना की स्ट्रेंथ, सिविलाइजेशन को दर्शाता है, और ये छोटा सा व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बहुत चिंतित है कि चाइना क्यों इतना तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। ये कार्टून ये सजेस्ट कर रहा है कि चाइना को अब एक ग्लोबल पावर बनने से रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास एक राइट बैलेंस है ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रीजनल ग्रोथ। ये सभी चाइना के पास है, इसलिए चाइना को रोकना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। क्लियर हो गया होगा? आसान है, और मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। फिर हमारा अगला कार्टून आता है, ये भी चाइना से ही रिलेटेड है।
इसके लिए आपको चाइना की थोड़ी सी कहानी समझनी होगी। आपको पता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है 1949 के अंदर, जब वहां पे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ। और ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किसने किया था? इस व्यक्ति ने किया था, जो फोटो में बना है इसका नाम है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन कम्युनिज्म की वजह से चाइना डेवलप नहीं कर पा रहा था, इसीलिए 1978 में चाइना में सुधार किया गया और ओपन डोर पॉलिसी लाई गई। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब था कि अब सारे दरवाजे खोल दो, फ्री ट्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए, जिसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। बोला गया कि कोई भी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और ये सभी जो रिफॉर्म है वो किसने किए थे? डेंग जियाओपिंग ने किए थे। किसने किया था? डेंग जियाओपिंग ने किया था। और साल 2001 में जो चाइना है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लेती है, और उसके बाद से तो चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना की। तो ये कार्टून क्या हमें दर्शाना चाहता है? ये कार्टून हमें क्या कह रहा है कि देखो, ये जो माओ जेडोंग है, इसके हाथ में एक छोटी सी लाल किताब है, इसके हाथ में एक रेड बुक है। जो रेड बुक है ये कम्युनिज्म को डिनोट करती है। आपने लाल सलाम सुना होगा, वैसे ही लाल किताब भी होती है। लाल किताब मतलब कम्युनिज्म। ये लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वगैरह भाड़ में जाए, सिर्फ और सिर्फ इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, सब लोग साथ में मिलकर कोऑपरेट करके काम करें, कोई प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये कौन है? ये हु है, जो प्रेसिडेंट बना आगे चल के चाइना का। और इसके गले में आपको एक लाल कलर की टाई देखने को मिल रही है, रेड टाई। अब जो टाई है वो कौन लगाता है? जब आप कोई बिजनेसमैन होता है, कोई फॉर्मल अटायर आप पहनते हो तो आप टाई लगाते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि जो टाई है वो कैपिटलिज्म का सिंबल है, कि आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये बिजनेस का सिंबल है। यही इस कार्टून में दर्शाया गया है। पहली पिक्चर में माओ जेडांग के हाथ में एक लाल किताब है जो कम्युनिज्म को डिनोट कर रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था कम्युनिज्म में। और पिक्चर 2 के अंदर उस समय के जो प्रेसिडेंट है हु जिंटाओ एक लाल कलर की टाई पहन रहे हैं, जो कि बिजनेस कल्चर को दर्शा रहा है। ये शो कर रहा है कि चाइना धीरे धीरे शिफ्ट करा, कम्युनिज्म को छोड़ के वो आगे बढ़ा, उसने कैपिटलिज्म को फॉलो किया और सोशलिज्म को फॉलो किया। हमारा जो अगला कार्टून है ये भी चाइना से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि जो चाइना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक बाइसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है। चाइना सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूजर है बाइसिकल का। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा बाइसिकल का इस्तेमाल करता है। अब देखो, बाइसिकल में 2 पहिए लगे हैं। पहला जो पहिया है वो उस समय के माओ के कम्युनिज्म को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक हथौड़ा और एक फरसा देखने को मिल रहा है। एक हैमर है, एक हथौड़ा है और एक फरसा है, सिकल। जो हैमर और सिकल है ये कम्युनिज्म का सिंबल है। तो चाइना आगे बढ़ा, इसके पीछे 2 पहिए हैं। पहला पहिया था, वहां पे कम्युनिज्म था, माओ के द्वारा किया गया था। दूसरे पहिए में आपको डॉलर देखने को मिल रहा है। डॉलर किस चीज का सिंबल है? कैपिटलिज्म का। यानी चाइना जो है वो धीरे 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 ओपन डोर पॉलिसी लेकर आता है और कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगता है। वहां बिजनेसमैन आने लगते हैं, प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमी बन जाता है। ये कार्टून मेनली डिपिक्ट कर रहा है 1978 में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जिसको आप क्या बोलते हो? ओपन डोर पॉलिसी बोलते हो। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इस कार्टून से आ सकता है कि बताइए, ये पहला व्हील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा व्हील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टून का सिग्निफिकेंस क्या है? तो शुरुआत में तो चाइना कम्युनिज्म को फॉलो करता था, लेकिन जब बाद में ओपन डोर पॉलिसी आई तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा और ग्लोबल रिलेशन अच्छे होने लगे चाइना के। और चाइना उसके बाद से उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, वो एक मेजर सेंटर ऑफ पावर बन जाता है। ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी पिक्चर है। ये पिक्चर जो है वो जापान से जुड़ी हुई है। जापान की एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, होंडा। उसने एक रोबोट बनाया है, जो रोबोट आपको नजर आ रहा है, इस रोबोट का नाम है असीमो। असीमो शाह शहनशाह, याद होगा आपको? वैसे आप याद कर सकते हो असीमो। असीमो एक बहुत ही एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी एक ऐसा रोबोट है जो ह्यूमन की तरह है, जो ह्यूमन वाले काम कर सकता है, चल सकता है, सीढ़ियां उतर सकता है, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, दौड़ सकता है, चेहरों को पहचान सकता है, आवाज को पहचान सकता है। तो ये जापान के टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी में जापान कितना आगे है, रोबोटिक्स एंड इनोवेशन कितना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जापान के अंदर बहुत ज्यादा है। ये रोबोट इसी बात का सिंबल है कि जापान हमेशा से टेक्नोलॉजी पे विश्वास करता है। फिर आप बोलो माइक्रोचिप्स की बात करो, बुलेट ट्रेन की बात करो, सब चीज में जापान आगे है हमसे। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, रीसेंट डेटा ये कहता है। और जापान G7 का भी पार्ट है, ये ग्रुप है 7 कंट्रीज का। और आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड कर जाता है। जापान पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना डेवलप कैसे कर पाया? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास रोबोटिक्स है, टेक्नोलॉजी है उनके पास। लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी वो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। और भारत में इतना रिसोर्स है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जापान के संविधान का आर्टिकल 9 कहता है कि वो कभी भी अपने मिलिट्री का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना मतलब युद्ध नहीं करेंगे। और जापान के लोगों को शांति पसंद भी है, वो यूनाइटेड नेशन बजट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है।
तो ये हमने देखा जापान के बारे में। आगे बात करते हैं कंटेम्प्ररी साउथ एशिया के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हमें साउथ एशिया को देखना है। अब आप देखो, ये पहला कार्टून है अपना, ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, परवेज मुशर्रफ को दर्शाता है। एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है और ये व्यक्ति जो है ये परवेज मुशर्रफ है। ये कुछ तो कैलकुलेशन कर रहा है, ये कुछ तो अपना गणित कर रहा है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी आज तक नहीं आ पाई। वहां हमेशा मिलिट्री इंटरफेयर करती है और जिससे तख्तापलट हो जाता है। ये भी दर्शाता है कि हमेशा जो मिलिट्री की पावर है वो पाकिस्तान में ज्यादा है। 1999 में परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप कर देता है और उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा देता है। तो ये उस समय की परवेज मुशर्रफ के डुअल रोल को दर्शाता है कि वो उस समय प्रेसिडेंट भी था और आर्मी का जनरल भी हुआ करता था। ये कैलकुलेशन से हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो ज्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट के मुकाबले। और सारी पावर एक ही व्यक्ति परवेज मुशर्रफ के हाथ में है। परवेज मुशर्रफ ने कारगिल का युद्ध करवा दिया भारत के साथ और प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं चला कि कारगिल युद्ध होने वाला है। तो मतलब वहां पे इस तरह से है कि भाई आर्मी कुछ भी कर देती है, पीएम को पता ही नहीं चल पाता। तो सारी पावर एक ही पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट कर जा रही है। मुशर्रफ ही सरकार भी चला रहा है और मिलिट्री भी चला रहा है। और ये कार्टून ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान आज तक स्ट्रगल कर पा रहा है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी वहां नहीं बन पा रही। कभी आयुब खान, कभी जियाउल हक, तो कभी परवेज मुशर्रफ आके प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं और वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगले पिक्चर पे आते हैं। ये पिक्चर आई कहाँ से? ये पिक्चर आई है बांग्लादेश से। अच्छा, बांग्लादेश की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी कि आजादी के टाइम पे भारत के कोई बांग्लादेश नाम का चीज नहीं हुआ करता था। उस समय कोई बांग्लादेश नाम की चीज ही नहीं हुआ करती थी। तो क्या था उस समय? उस समय पाकिस्तान जो है वो दो पार्ट्स में हुआ करता। ये वाला जो हिस्सा था उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता और ये वाला हिस्सा जो आज बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे बहुत ऑपरेशन होता, उन पे उर्दू थोपी जाती, उनके बंगाली कल्चर को छीन लिया जाता। इसलिए वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और भारत इंटरफियर करता है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश बना। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में भी यही दिक्कत आ गई। आजादी के बाद वहां पे भी मिलिट्री ज्यादा ताकतवर थी और अक्सर आए दिन तख्ता पलट कर दिया करती। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को डेमोक्रेसी बहुत पसंद है, इसलिए वहां पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हो रहे हैं। ये जो फोटो है ये बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी की है। ढाका यूनिवर्सिटी की किसी दीवार पे ये पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग में ये जो शख्स नजर आ रहा है आपको, ये कौन है? ये है नूर हुसैन। नूर हुसैन बहुत बड़े सपोर्टर हुआ करते थे डेमोक्रेसी के। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एचएम इरशाद के खिलाफ। एचएम इरशाद कौन है? ये वहां का मिलिट्री जनरल हुआ करता। ये डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर देता है और मिलिट्री रूल ला देता है। और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे नूर हुसैन, और नूर हुसैन की हत्या कर दी गई बुरी तरह से 1987 में। और नूर हुसैन की पीठ पे लिखा हुआ है लेट डेमोक्रेसी बी फ्रीड, यानी बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी को आजाद करो, हमें डेमोक्रेसी वापस चाहिए। और ये एक सिंबल बन गया बांग्लादेश के प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर। कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट आपको पता होने चाहिए। बांग्लादेश को आजादी कब मिली? 1971 में। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद वहां पे भी मिलिट्री रूल आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। एचएम इरशाद नाम का मिलिट्री जनरल तख्ता पलट कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से 1990 में वो रिजाइन कर देता है। और 1991 से लेके आज तक बांग्लादेश एक मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी कुछ साल पहले शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको हटा दिया गया। लेकिन फिर से लगभग 2-3 हफ्ते पहले बांग्लादेश में वापस से इलेक्शन हुए और वहां पे वापस से डेमोक्रेसी आ गई। तो देखो, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक अंतर है कि पाकिस्तान में बार बार वही दिक्कत है, लेकिन बांग्लादेश 1991 के बाद से एक मल्टी पार्टी कंट्री बन चुका है। अगले पिक्चर पे आते हैं। ये पिक्चर कहाँ से आई है? तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है, नेपाल से आई है। इसमें आपको ये महिला कौन नजर आ रही हैं? ये माँ दुर्गा थापा हैं। मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे दुर्गा माँ आप कहते हो, एकदम ताकतवर, करेज का सिंबल है, वैसे ही नेपाल में दुर्गा थापा डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। पहली पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये काठमांडू की पिक्चर है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू में प्रोटेस्ट हो रहा था 1990 में, क्योंकि नेपाल में मोनार्की हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे। तो वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये 1990 में काठमांडू की पिक्चर है। और जो दूसरी पिक्चर आपको देखने को मिल रही है ये साल 2006 की है। ये दूसरी पिक्चर, जब दुर्गा थापा विक्ट्री हासिल करती हैं, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसी मूवमेंट्स के साथ नेपाल में मोनार्की एंड करती है और डेमोक्रेसी वापस आती है। कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट। 1990 में पहली बार प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है, जिससे वहां का राजा कहता है कि अब से नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ पे राजा भी रहेंगे, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। लेकिन दुर्गा थापा शांत नहीं बैठती हैं, प्रोटेस्ट करती रहती हैं और साल 2006 में काफी हद तक डेमोक्रेसी आ जाती है और राजा का जो पावर है वो कम हो जाता है। साल 2008 में मोनार्की को फाइनली एबॉलिश कर दिया गया और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया। और साल 2015 में जाके नेपाल अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है। आगे अगला कार्टून हम देखते हैं। तो ये अगला कार्टून श्रीलंका से है।
ये कार्टून श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था और उसको आजादी 1948 में मिली अंग्रेजों से। ये कार्टून श्रीलंका में मौजूद इथनिक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। श्रीलंका में दो तरह के इथनिक ग्रुप्स रहा करते, एक होते सिन्हाला जो कि बुद्धिस्ट लोग थे, और दूसरे तमिल, जिसमें श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल हुआ करते। सिन्हाला मेजोरिटी में थे, तो सिन्हाला लोग तमिल लोगों को दबाने लगते हैं, ऑप्रेस करने लगते हैं। तमिलियन भाषा को इग्नोर किया जाता है। तमिल लोगों को बहुत ज्यादा एलिएनेटेड फील हो रहा था। यहाँ पे जो टाइगर है वो सिन्हाला को दर्शाता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड लाइनर थे, कट्टरवादी थे। यहाँ पे जो लॉयन है, जो लॉयन है वो सिन्हाला को दर्शाता है। वहीं जो टाइगर है, ये जो टाइगर है ये तमिल लोगों को दर्शाता है। ये टाइगर तमिल लोगों को इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि तमिल लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था लिट्टे। लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। देखो, जब किसी भी कम्युनिटी को आप इग्नोर करोगे, उस पर अत्याचार करोगे, तो कम्युनिटी परेशान होकर ये डिमांड करने लगेगी कि हमें एक आजाद देश चाहिए। वैसा ही श्रीलंका में हुआ। तमिल लोग परेशान होकर बोलने लगे कि हमें एक अलग देश चाहिए, और उन्होंने एक आर्मी बनाई जिसका नाम रखा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, कि हम एक तमिल ईलम बनाएंगे, तमिल देश बनाएंगे। तो ये टाइगर तमिल लोगों को दर्शाता है। और इस कार्टून के बीच में आप देख पा रहे हो ये व्यक्ति कौन है। ये राजा पक्षे हैं, जो उस समय श्रीलंका के लीडर हुआ करते। राजा पक्षे कोशिश कर रहे हैं कि सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में भाई सहयोग क्रिएट किया जा सके, इन दोनों के बीच में बैलेंस लाया जा सके। एग्जाम रिलेटेड आपको याद रखना है कि श्रीलंका में सिविल वॉर कब से कब तक हुई। 1983 से 2009 तक श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर होता है। लाखों लोगों की जान गई। फाइनली श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो लिट्टे को हरा देती है और श्रीलंका में जो डेमोक्रेसी है वो वापस आती है। तो ये कार्टून जो है उसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले टाइगर तमिल लोगों को दर्शा रहा है, राजा पक्षे श्रीलंकन लीडर हैं, बैलेंस ला रहे हैं, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉयन कौन है तो आप बता दोगे, ये सिन्हाला लोगों को दर्शा रहा है। अगले कार्टून पे आते हैं। अपना जो अगला कार्टून है वो भी इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन से जुड़ा हुआ है, इंडो पाक रिलेशन से जुड़ा हुआ है। पता है आपको, आजादी के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे लिखा भी वही है, प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल। यानी जब शुरुआत भारत में आजादी की हुई तो 1947 में ही भारत पाकिस्तान में पहला युद्ध हो गया। उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ। युद्ध की बहुत सारी जड़ें हुआ करती थी। सबसे मेन जड़ कश्मीर था। भारत पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं, लेकिन कश्मीर में बता दूं आपको इंडिया का पार्ट है। वाटर को लेकर लड़ाई हुई, तो बाद में इंडस वाटर ट्रीटी होती है 1960 में नेहरू के द्वारा और आयुब खान के द्वारा वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के थ्रू, जिससे इंडस वाटर का काफी कुछ हमने फाइनलाइज किया। लेकिन हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर चुकी है। तो ये दर्शाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी तो बंकरों से बात होती है, कभी टैंक से बात होती है, कभी लड़ाई होती है, तो कभी इनके बीच में डायलॉग भी होता है, कभी कभार इनके बीच में बातचीत भी होती है। ये व्यक्ति कौन है? ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है उस समय का, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह है। और ये कौन है? ये उस समय पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, आर्मी जनरल थे, परवेज मुशर्रफ। ये मुशर्रफ को दर्शा रहा है, जिसने कारगिल का युद्ध भी किया था भारत के साथ। ये कार्टून सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, एक पजल की तरह है, एक पहेली की तरह है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टेक्निकल है, इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। और जो मेजर इश्यूज हैं आप देखते ही हो, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पहलगाम का अटैक, इंडिया के अंदर इतना ब्रुटल अटैक पाकिस्तान ने करवाया था। और बहुत सारे युद्ध हुए इंडिया पाकिस्तान में। 1947 में 48 कश्मीर की लड़ाई हुई, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में हुआ, फिर 1999 में कारगिल का वॉर हुआ, फिर साल 2025 में आप देखते हो एक वॉर होती है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो कश्मीर जो है सबसे अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई, मैंने आपको बताया। और इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होना बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। 1998 में दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन गए थे। तो समझदारी इसी बात में है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से चीजों को हल करो, वरना एक न्यूक्लियर बॉम्ब लाखों लोगों का जीवन ले सकता है। देखो, युद्ध होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? हम आम नागरिकों को होती है। हमें तो नुकसान होगा, एलपीजी के सिलेंडर हम ही को तो नहीं मिलेंगे युद्ध के दौरान। हमारा ये अगला इमेज है। ये अगली इमेज जो है वो सार्क समिट की है। अब ये सार्क भी एक तरह की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको देखने को मिलेगी। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो आपको कार्टून देखने को मिल रहा है, ये कार्टून सार्क से जुड़ा हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक ऐसा संगठन बनाया गया कि साउथ एशिया के सभी देश कोऑपरेट करें। इस संगठन में कुल मिला के 8 मेंबर हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क को कब बनाया गया? 1985 में बनाया गया, ढाका समिट के दौरान। और ये बोला गया कि साउथ एशिया के अंदर शांति होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और सभी देश कोऑपरेट करें। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू के अंदर है। लेकिन ये कार्टून ये दर्शाता है कि देखो भाई, सार्क की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन सारे जो लीडर्स हैं वो भाग गए। वो भाग गए, उन्होंने मीटिंग को स्किप कर दिया। सारी कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी हैं, क्योंकि ऐसा ही है, सार्क एक बिल्कुल इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मीटिंग्स कभी टाइम पे नहीं होती हैं,
इसका मेन कारण है कि सार्क के जो दो इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो हैं इंडिया और पाकिस्तान, जिनकी कुर्सी आमने सामने लगी हुई है। और ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान को लड़ने से छुट्टी नहीं मिलती है। इनके बीच में पॉलिटिकल टेंशन है, इनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो इसीलिए जो सार्क है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन अनसक्सेसफुल साबित हुई है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है कि सार्क ने साफ्ता नाम का एग्रीमेंट किया था। साफ्ता मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया था कि साउथ एशिया में फ्री ट्रेड किया जाएगा, टैक्सेस बहुत कम लगाए जाएंगे। ये एग्रीमेंट साल 2004 में हुआ और उसे साल 2006 में लागू किया गया। लेकिन क्या ये सक्सेस हो पाया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट आज भी है और इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो सार्क अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाया। ये कार्टून मेनली इसी के इनएफिशिएंसी को दर्शाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी इफिशिएंट नहीं थी। अगला अपना कार्टून है जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। इस कार्टून में आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी देखने को मिल रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर हैं चाइना के हु। ये इंडिया और चाइना के बीच में आप देख पा रहे हो कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, कॉमर्स को लेके। ये दर्शा रहा है कि 1980s के बाद जब राजीव गांधी चाइना विजिट करके आते हैं, उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे होने लगे थे। इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट होने लगा था। लेकिन भाई एक व्यक्ति है जिसको बहुत परेशानी हो रही है। क्या तकलीफ है इस व्यक्ति को? ये व्यक्ति कौन है? ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है और उस समय जो मिलिट्री जनरल था परवेज मुशर्रफ। इसको तकलीफ हो रही है, इसके मुंह से आग निकल रही है और ये कह रहा है कि चाइना के प्रेमियर को धमकी दे रहा है कि तुम इंडिया के साथ कोई भी समझौता मत करो, सिर्फ स्ट्रेटेजिक समझौता करो, बस बिना फालतू के कोई भी एग्रीमेंट मत करो। ये शो करता है कि पाकिस्तान को हमेशा ही दिक्कत होती है जब इंडिया चाइना के साथ कोऑपरेट करता है। क्यों? क्योंकि जो चाइना और अमेरिका है वो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते। 1965 की वॉर देख लो, 1971 की वॉर देख लो। इंडिया को हमेशा रशिया ने सपोर्ट किया, यूएसएसआर ने सपोर्ट किया और चाइना अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को ये हजम नहीं होगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएं। ये सभी फैक्ट्स मैंने आपको बताए। पाकिस्तान आज भी चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इंडिया भी कोशिश करता है कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे किए जाएं, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करता है चाइना में। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना इंडिया में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इंडिया को अपने रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे करने पड़ेंगे। और एट द एंड आप देखो इंडिया और चाइना एशिया के सबसे बड़े राइजिंग पावर हैं। डिस्पाइट इनके बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेके, लद्दाख को लेके, अक्साई चीन को लेके प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हैं, लेकिन आज भी ये दोनों मेजर राइजिंग पावर हैं और इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये अपना अगला कार्टून है, ये भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को दर्शाता है। आप देखो एक तरफ ये इंडिया है, एक तरफ ये पाकिस्तान है। ये दोनों टेनिस खेल रहे हैं और टेनिस की जो बॉल है वो बीचों बीच रुक गई है। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि ये टेनिस की बॉल किसके तरफ है। इंडिया कह रहा है मेरे तरफ है, चाइना बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है मेरे तरफ है। ये टेनिस की बॉल असल में कश्मीर को दर्शाती है। इंडिया भी बोलता है कश्मीर मेरा है और पाकिस्तान भी बोलता है कश्मीर मेरा है। और यहाँ पे एक एम्पायर साहब बैठे हुए हैं। ये एम्पायर कौन है? ये एक अमेरिका की टोपी लगा के बैठा हुआ है, तो ये यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूएसए हमेशा एक मीडिएटर का काम करता है। और पाकिस्तान के अखबार में ये कार्टून छपा था, पाकिस्तान ट्रिब्यून के अंदर, और वहां पे लिखा था कि एम्पायर को डिसाइड करना है कि ये जो बॉल है वो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है। तो अमेरिका इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में एक मीडिएटर का काम करता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि जो सीजफायर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। भले भारत ने बोला कि हमने उसकी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये कमेंट इसी बात पे कर रहा है कि यूएसए एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है साउथ एशिया के अंदर, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर बने। आप देखो कश्मीर का मुद्दा आजादी के तुरंत बाद 1947 में ही देखने को मिल गया और कितनी सारी वॉर हुई हमने अभी डिस्कस किया। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया में बहुत बढ़ गया है कोल्ड वॉर के बाद से, और जब से दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बनी 1998 में, तब से एक बहुत बड़ा खतरा है कि इनके बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके बीच में वॉर हुआ तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लें, तो पूरा रीजन ही डिस्टेबलाइज कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कार्टून। हम अपने अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझोगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। हमारा ये अगला लोगो है यूनाइटेड नेशंस का, इस पे आपको वर्ल्ड मैप और ऑलिव लीफ देखने को मिल रही है। ये ऑलिव की ब्रांचेस रिप्रेजेंट करती हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। 193 मेंबर्स हैं यूएन के अंदर
वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही यूएन को बनाया गया और इस मोटिव के साथ बनाया गया कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर थ्री को रोकना ही यूएन का काम है, लेकिन यूएन इस बात में बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल साबित हुई है। यूएन को कब बनाया गया, डेट याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को आप यूएन डे सेलिब्रेट करते हो। यूएन डे 24 अक्टूबर को है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनाया गया। इसमें 193 कंट्रीज है। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, शांति मेंटेन करो, सुरक्षा होनी चाहिए, सभी देशों के बीच में खुशहाली होनी चाहिए। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। जब पहली बार यूएन को फाउंड किया गया तो ओरिजिनली उसके अंदर सिर्फ 51 मेंबर्स हुआ करते थे और इन 51 मेंबर्स ने चार्टर के ऊपर साइन किया था। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है और यूएन की सबसे बड़ी पोस्ट को आप सेक्रेटरी जनरल कहते हो। सेक्रेटरी जनरल एक तरह से यूएन का प्रेसिडेंट होता है। अगले कार्टून पर अगर हम आए तो ये कार्टून मेनली सिग्निफाई करता है द इनस्टेबिलिटी एंड द इनएफिशिएंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हुआ क्या, ये लेबनान क्राइसिस को दर्शा रहा है। लेबनान इजराइल के पास में एक दो देश है। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था जिसका नाम था हिजबुल्लाह, और इजराइल लेबनान पे अटैक कर देता है जून 2006 में, ताकि जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह उसको रोका जा सके। लेकिन बहुत सारे आम नागरिकों की जान गई, बच्चों की जान गई, लेबनान पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसको रोका क्यों नहीं, सवाल तो यही आता है ना। यूएन को बनाया तो इसीलिए गया था ताकि कोई युद्ध ना हो, लेकिन यूएन कोई भी वॉर नहीं रोक पाता है। आज करंट टाइम में अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की वॉर चल रही है, लेकिन क्या यूएन इसको रोक पाया? बिल्कुल नहीं रोक पाया। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर रहा है। देखो, इतनी सारी तबाही हो गई है और यूनाइटेड नेशन के जो लोगो हैं वो इस तरह से पड़े हुए हैं, जो शो कर रहा है कि ये संगठन बहुत ही स्लो है, ये बहुत ही इनइफेक्टिव है। दूसरी फोटो के अंदर आपको ये व्यक्ति कौन है, ये हाथ में यूनाइटेड नेशन का लोगो पकड़ के खड़े हैं। इन व्यक्ति का नाम है कोफी अनन। ये उस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे जब लेबनान पे अटैक किया गया, और जून में अटैक किया गया और 2 महीने बाद अगस्त के अंदर जाके जो यूनाइटेड नेशन है वो एक रिजोल्यूशन पास करता है कि हमें इस वॉर को रोकना है। और अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके फाइनली जो इजराइल है वो अपनी आर्मी को वापस लेता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेन मैसेज यही है कि जो ये कार्टून है वो दर्शाता है कि यूनाइटेड नेशन बहुत ही इनएफिशिएंट है, ये किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन को रोक नहीं पाता, ये यूएस का चमचा है, ये यूएस के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता है। यही इस कार्टून के अंदर दर्शाया गया है। तो पूछ ले कौन से क्राइसिस को डिनोट कर रहा है, तो लेबनान क्राइसिस को। कब हुआ? साल 2006 में हुआ। लेकिन क्या यूएन कुछ कर पाया? बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेल रहा। इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया था हिजबुल्लाह को पकड़ने के लिए। ये व्यक्ति कौन है, इनका नाम याद रखना होगा आपको, कोफी अनन। उस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। आगे आते हैं, ये एक पोस्टर दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर। वैसे मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं एक बार, लेकिन आप पढ़ लो। ये पोस्टर क्रिएट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 कंट्रीज हुआ करती थी, एक एलीड ग्रुप हुआ करते थे और एक एक्सिस ग्रुप हुआ करते थे। एलीड के अंदर यूएस था, यूएसएसआर था, और वहीं एक्सिस के अंदर जर्मनी था, जापान था। एक्सिस ग्रुप वर्ल्ड वॉर सेकंड में हार गया था, एलीड जीत गया था। तो ये पोस्टर भी एलीड लोगों के द्वारा बनाया गया। इसमें सभी एलीड कंट्रीज के झंडे लगे हुए हैं, और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि 1942 में डिक्लेयर किया गया था कि हम यूनाइटेड नेशंस को बनाएंगे। और इस पोस्टर के अंदर उन सभी देशों के झंडे हैं जो एलीड कंट्री का पार्ट हुआ करते थे। ये पोस्टर रिफ्लेक्ट करता है कि यूएन का जन्म ही इसीलिए हुआ ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर को हमें रोकना है। और ये पोस्टर किसने रिलीज किया था? यूएस ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन के द्वारा ये पोस्टर रिलीज किया गया था। और ये डिक्लेयर किया गया कि हम यूनाइटेड नेशंस को बनाएंगे। कब डिक्लेयर किया गया? 1 जनवरी 1942 को। 1 जनवरी 1942 को 26 देश साइन करते हैं कि हमें यूएन बनाना है, और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को क्रिएट किया गया। तो मतलब बेसिक आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये पोस्टर है किसका। तो यूएस ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन ने इसे रिलीज किया था और डिक्लेयर किया कि हम यूनाइटेड नेशन को बनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस बनाई जाएगी, 1942 में ही डिक्लेयर हो गया, 1945 में जाके यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। आगे आते हैं, अपना अगला कार्टून है। ये अपना अगला कार्टून जो है वो डरफर क्राइसिस को दर्शाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। ये जो डरफर क्राइसिस है ये कहाँ पे हुआ? ये सूडान के अंदर हुआ। सूडान एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, और सूडान जो है इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो एक रीजन है उसको आप डरफर रीजन कहते हो। इंसानियत को लेके यहाँ पे लड़ाई चल रही है साल 2003 से। यहाँ पे नरसंहार किया गया। यहाँ पे यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, यहाँ के जो नेटिव थे, महिलाओं का रेप किया गया, वो भी उनके फैमिली के सामने रेप किया गया और उनको काट के फेंक दिया गया, लिटरली काट के फेंक दिया गया।
बीबीसी की रिपोर्ट जब की गई तो मालूम चला कि यहाँ पे न जाने कितने हजारों बच्चों को काटा गया है और काट के फेंक दिया गया है। महिलाओं को काटा गया और फेंक दिया गया। भूखमरी आई यहाँ पे, लोगों को यहाँ से भागना पड़ा, हत्या की गई लोगों की। लेकिन यूएन ने क्या किया? यूएन सिर्फ चुप बैठा रहा। उसने एक बहुत बड़ी मदद की, वो बड़ी मदद शब्दों की मदद थी। सिर्फ यूएन बोलता था कि हम शांति लाएंगे, शांति लाएंगे। सिर्फ उसका काम था वो स्पीच दिया करता, डिबेट किया करता, लेकिन ग्राउंड पर उसने कोई काम नहीं किया। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप बैठी रही। सबने प्रॉमिस तो बहुत किया लेकिन किसी ने एक्शन नहीं किया। यूएन ने डिबेट बहुत सारी की लेकिन कोई भी स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया गया। यानी इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सूडान के अंदर आ गया लेकिन यूएन तो इनएफिशिएंट था। ये उसके लिमिटेशन को दर्शाता है। ये सूडान में दरफर क्राइसिस की शुरुआत साल 2003 में हुई। बहुत सारे लोगों का रेप किया गया, हत्याएं की गई, लिटरली उन्हें काट के फेंक दिया गया, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है। इस फोटो में आप देख भी पा रहे हो ये महिला कितनी कमजोर हो गई, इसके हाथ आप देखो कितने पतले हो गए, इसके बच्चे को देखो ये कितना कमजोर हो गया है। और ये देखो लोग कितने कमजोर हो गए हैं, कितने लोगों की हत्या कर दी गई है। तो ये डरफर क्राइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स, उन्होंने बोला तो हम शांति लाएंगे, हम रिलीफ देंगे, लेकिन क्या असल में हो पाया? नहीं। अब अपने अगले कार्टून पे आते हैं। ये दर्शाता है यूएस हेजमनी को। ये उस समय के, ये जो व्यक्ति है ये उस समय यूएस का प्रेसिडेंट है, जॉर्ज बुश। ये धमकी दे रहा है, इसके एक हाथ में यूनाइटेड नेशन है। ये कह रहा है कि अगर शांति से बात नहीं मानोगे तो हम अपना दूसरे हाथ का प्रयोग करेंगे और आपके साथ युद्ध करेंगे। और जो यूएसए है आपको पता ही है वो हमेशा से बहुत डोमिनेंट रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। एक कारण तो ये भी है कि जो यूएसए है वो परमानेंट और फाउंडिंग मेंबर है यूएन का। यूएसए के पास वीटो पावर है, वो किसी भी डिसीजन को रोक सकता है। दूसरा, यूएन फिजिकली एंड ज्योग्राफिकली यूएसए के अंदर है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर ही न्यूयॉर्क के अंदर है, तो वैसे यूएन को डर लगता है यूएसए से। तो ये दर्शा रहा है कि अक्सर जो है यूएस ज्ञान बहुत देता है, यूएस ज्ञान बहुत देता है कि शांति रहनी चाहिए। अभी साल 2026 जब शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं यही कामना करता हूं कि शांति हो, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। कुछ समय बाद ईरान पे हमला कर दिया गया, ईरान को तबाह कर दिया गया, वेस्ट ईस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस आ गई, इंडिया पे उसका असर पड़ रहा है। तो ये कुल मिला के इसी को दर्शाता है, यूएस के हेजेमनी को ही दर्शा रहा है। यूएस कहता तो है शांति से काम लो, लेकिन खुद दूसरों को धमकाता है कि हम युद्ध कर देंगे, हम मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। ये यूएसए का डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ तुम शांति की बात करते हो और दूसरी तरफ तुम लोगों पे हमला करते हो, अत्याचार करते हो। कुछ की फैक्ट आपको याद रखना है। 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है जिसमें से यूएसए भी एक है। यूएसए परमानेंट मेंबर है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला चैप्टर आ गया है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बहुत ही आसान चैप्टर है और कुछ ही पिक्चर्स इसके अंदर दी गई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली पिक्चर के अंदर आपको एक व्हाइट पिजन देखने को मिल रही है जिसको आप डोव कहते हो, और ये व्हाइट पिजन जो है वो शांति का सिंबल होता है। लेकिन इस कार्टून में दर्शाया गया कि इस पिजन को एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है जो कि मिलिट्री का आदमी है। ये जो मिलिट्री का आदमी है ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है। ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है। तो यूनाइटेड नेशन के पास एक अपनी आर्मी है, जो आर्मी अलग अलग देशों से आती है। और वो आर्मी इसलिए बनाई गई है ताकि दुनिया में शांति रह सके, पीस रह सके। तो ये एक तरह का व्यंग है, ये एक तरह का पैराडॉक्स है कि शांति मेंटेन करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खुद में कितनी बड़ी विडंबना है कि शांति मेंटेन करने के लिए आप मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हो। ये कार्टून आपसे सवाल कर रहा है कि क्या शांति आप सिर्फ हथियार से ला सकते हो? मेन मैसेज ये है कि हमेशा युद्ध करने से शांति नहीं आती है। जो वॉर है वो तो डिस्ट्रक्शन करता है, जो वॉर है वो तो तबाही करता है, वो चीजों को तहस नहस कर देता है। तो यहाँ पे इसी यूएन पीस कीपिंग फोर्स को दर्शाया गया है जिसके अंदर मिलिट्री, ट्रूप, पुलिस, सिविलियन पर्सनल शामिल होते हैं अलग अलग कंट्री से। ये उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे बफर जोन होता है, सीज फायर कराने की कोशिश करते हैं, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये खुद में ही एक बड़ी विडंबना है कि शांति मेंटेन करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखो, ये एक एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट कैसे बना हुआ है? ये जो पूरा एयरक्राफ्ट है ये डॉलर से बना हुआ है। ये दो चीजों को दर्शाता है कि जब इस कार्टून का नाम जान लो, इस कार्टून का नाम है इकोनॉमी ऑफ वॉर। कि जब भी वॉर होता है ना तो देखो आप किसको फायदा होता है। तो जब भी वॉर होता है तो हमेशा किसी ना किसी को तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। जैसे आज वेस्ट एशिया में जो लड़ाई चल रही है, ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है, उससे फायदा रशिया को हो रहा है। रशिया को फायदा हो रहा है, इसके ऑयल लोग खरीद रहे हैं, महंगे दाम पे खरीद रहे हैं। वैसे ही जो एयरक्राफ्ट है ये डॉलर से मिलकर बना है। ये दर्शाता है कि जब भी कोई वॉर होता है तो अमेरिका हमेशा उसमें अपना ही फायदा देखता है। अमेरिका हमेशा यही कोशिश करता है कि उसका फायदा हो। दूसरा ये भी डिनोट करता है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो बहुत खर्चा आता है, बहुत सारा पैसा आपको वीपन में देना पड़ता है, आर्मी पे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, डिफेंस पे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है।
एक बहुत बड़ा यूज एक्सपेंडिचर आ जाता है वीपन्स के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। तो मेन मैसेज यही है कि जो वॉर है उसके होने के पीछे कारण ही यही है कि किसी को तेल चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी ना किसी वजह से लड़ाई हो रही है। अपने प्रॉफिट, अपने पावर के लिए ही वॉर होता है। और वॉर होगा तो भाई खर्चा बहुत आएगा। कंट्रीज जितना शांति पे खर्चा नहीं करती है, उससे ज्यादा खर्चा वो युद्ध पे करती है, उससे ज्यादा खर्चा वो हथियारों पे करती है। इतना अगला कार्टून बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये कार्टून जो है वो न्यूक्लियर पावर क्लब को दर्शाता है, यानी ये उन कंट्रीज को दर्शा रहा है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। बड़े बड़े चेयर्स पे बैठे हुए हैं यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, जिनके पास न्यूक्लियर वीपन है। और नीचे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, एक ईरान जा रहा है और एक नॉर्थ कोरिया जा रहा है। ये वो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जो न्यूक्लियर वीपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सभी के मुंह में क्या है? सिगार है। ये सिगार से धुआं निकल रहा है। ये धुआं एटम को दर्शाता है। आप ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियर धुआं निकल रहा है। ये न्यूक्लियर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्टून में आप ये भी देख पा रहे हो कि जो ये बड़े बड़े देश हैं, ये ईरान और नॉर्थ कोरिया को देख के डर गए हैं कि कहीं अगर इन छोटे छोटे देशों के पास न्यूक्लियर वीपन आ गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज को खतरा महसूस होने लगता है जब छोटी छोटी कंट्रीज न्यूक्लियर वीपन मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। ये पावरफुल कंट्री जैसे इजराइल, अमेरिका, रशिया, ये अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे कंट्रीज को रोकते हैं कि तुम न्यूक्लियर वीपन मत बनाओ। इंडिया के साथ भी यही हुआ। अमेरिका ने पूरी कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, होमी जे बाबा, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने तो इतिहास रच दिया भारत में न्यूक्लियर वीपन बना के। एक ट्रीटी भी की गई थी, आपको पता है, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में ट्रीटी की गई। और इस ट्रीटी में कहा गया कि कोई भी देश न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट नहीं करेगा। और सिर्फ 5 देशों को अलाउ किया गया कि ये 5 देश न्यूक्लियर वीपन को अपने पास रख सकते हैं। वो 5 देश कौन से थे? यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। इंडिया ने बोला ये तो बहुत गलत है, 5 देशों के पास न्यूक्लियर वीपन है और आप हमें क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो? और इंडिया हमेशा ही बोलता है कि हम सिर्फ शांति मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे। ये कार्टून आज के टाइम पे बहुत रिलेवेंट है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वीपन बना रहा था। ये बात इजराइल और अमेरिका को पता चली और उन्होंने ईरान पे हमला किया, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने का प्रयास किया। तो यही दर्शा रहा है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज को खतरा महसूस होने लगता है जब छोटी छोटी कंट्रीज न्यूक्लियर वीपन बनाती हैं। आते हैं अपने अगले कार्टून पे। ये स्कैवेंजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान से अगर आप देखो तो ये कोई एक गरीब व्यक्ति है। ये गरीब व्यक्ति एक बड़े से कूड़ेदान में से कुछ निकाल रहा है। ये जो गरीब व्यक्ति है, ये जो स्कैवेंजर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक होती है जिसको आप कहते हो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर आता है यूएसए और उसके दोस्त। फिर है दूसरी वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। इसके अंदर जो यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया हुआ करता था, वो और उसके दोस्त आते हैं। अब जो ये दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जो अभी डेवलपिंग हैं, जो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो ये कार्टून एक व्यंग मार रहा है कि देखो यार, डेवलपिंग कंट्रीज इतने गरीब हैं कि वो कूड़ा बिन रहे हैं, जो पुरानी बेकार टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक व्यंग किया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये भी दर्शाता है कि जो डेवलपिंग देश हैं वो डेवलप्ड देशों पे डिपेंड करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने रिसोर्स के लिए। ये ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या होता है ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें आप ग्लोबल नॉर्थ कहते हो, जैसे जापान, अमेरिका, रशिया। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें आप ग्लोबल साउथ कहते हो, जैसे अपना इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया। ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये कार्टून एक व्यंग मार रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देखो वो कूड़ा बिन रही हैं, पुरानी फेंकी हुई खराब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो डेवलप्ड देशों पे डिपेंड कर रही हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपिंग देशों को आप कहते हो जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अंदर है। इन कंट्रीज में गरीबी बहुत है, टेक्नोलॉजी नहीं है और ये डेवलप्ड देशों पे डिपेंड करती हैं। अपने अगले कार्टून पे हम आते हैं। बड़ा ही सटायर से भरा भरा हुआ कार्टून है। कुछ लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इतना सारा लाखों डॉलर डिफेंस पे खर्चा कर सकते हो, तो क्या कुछ पैसा शांति पे नहीं खर्चा कर सकते हो? तो ये आर्मी वाला क्या कह रहा है कि नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 1 रुपए भी हम खर्च नहीं कर सकते हैं शांति मेंटेन करने के लिए। वहीं पे इन्होंने देखो कितना बिलियन डॉलर खर्चा किया है डिफेंस के ऊपर, कितना पैसा खर्च किया है वॉर के ऊपर, कितना पैसा खर्च किया है वीपन के ऊपर, लेकिन थोड़ा भी डॉलर खर्च नहीं कर रहे हैं शांति के ऊपर।
ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है कि मैसिव एक्सपेंडिचर किया जाता है डिफेंस के ऊपर और वीपन्स के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा भी फंडिंग नहीं दी जाती है शांति को और डेवलपमेंट को। ये इमेज क्रिटिसाइज कर रही है कौन से देश को? अमेरिका को। ये यूएस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है कि वो हमेशा शांति शांति कहता रहता है, लेकिन वो खुद ही इतना सारा पैसा खर्च करता है आर्मी के ऊपर। और ये सारे देशों में यही हालत है, भारत की भी यही हालत है कि हमें बहुत सारा पैसा अपने डिफेंस पे खर्च करना पड़ता है। क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू है कि डिफेंस के अलावा डेवलपमेंट पर भी ध्यान दो, वेलफेयर पे भी ध्यान दो, शांति पर भी ध्यान दो। और ये सिचुएशन सभी देशों में है, इंडिया भी ऐसा नहीं है जो इससे बचा है। और जरूरी भी है, अगर आप आर्मी पे नहीं पैसा खर्च करोगे तो दूसरे आपको दबा देंगे, अपने पाँव की जूती बना देंगे। इसीलिए बहुत सारा पैसा खर्च करना ही पड़ता है आपको डिफेंस के ऊपर। तो इन टोटल के जो कार्टून है, ये एक डिलेमा दर्शाता है बिटवीन डिफेंस एंड डेवलपमेंट। पैसा तो सारा डिफेंस में जा रहा है, तो कहाँ से शांति आएगी? अब अपना अगला कार्टून है। ये कार्टून पे आप देखो, एक व्यक्ति है, रस्सी पे चढ़ रहा है, बहुत सावधानी से रस्सी क्रॉस कर रहा है, बहुत ही मुश्किल है। ये जो सिचुएशन है ना, ये ग्लोबल इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। ये ग्लोबल इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दुनिया में आज बहुत तरह की समस्याएं हैं। युद्ध हो रहा है, आतंकवाद है, पानी को लेके लड़ाई, ऑयल को लेके वॉर है। फिर नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं, कभी सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये कार्टून में आपको दो तरह के खतरों के बारे में बताया गया है। एक खतरा है टेररिज्म, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, और दूसरा खतरा है नेचुरल डिजास्टर। दूसरा खतरा है नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे आपने देखा कोरोना आ गया, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, कोविड-19। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि सुनामी आ गई, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, सब नेचुरल डिजास्टर है। एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि हम कैसे ना कैसे सुरक्षा को ला सके। ये इमेज इसी बात को सिग्निफाई करती है कि इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं और उनसे पार पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है बैलेंस को मेंटेन करना जब आप डील कर रहे हो सिक्योरिटी खतरों के साथ। और आज मॉडर्न सिक्योरिटी खतरों में सबसे बड़ा नाम टेररिज्म का आता है। मैं इसमें मेंशन करूंगा आपको पहलगाम टेररिस्ट अटैक। देखो, जब भी आप जाओ ना अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो करंट अफेयर है, उसको आप जरूर लिख कर आओ, तभी तो आप पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। तो टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक, इन्वायरमेंट की समस्याएं आती रहती हैं। इनको आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हो। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो कार्टून है, ये ट्रेडिशनल खतरों को दर्शा रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल खतरों को दर्शा रहा है? ये कार्टून नॉन ट्रेडिशनल खतरों को दर्शा रहा है। फिर ट्रेडिशनल खतरे क्या होते हैं? जब दो देशों के बीच आर्मी से वॉर होता है, उसको आप ट्रेडिशनल वॉर कहते हो। तो ये जो कार्टून है, ये नॉन ट्रेडिशनल इनसिक्योरिटी को दर्शाता है जो दुनिया में फैली हुई है। आतंकवाद हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, कोविड-19 फैल रहा है, इनको आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी खतरे कहते हो। और इनका पार पाने के लिए ना पूरी दुनिया को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड को साथ में मिलके वन होम की तरह काम करना पड़ेगा। फिर देखो, अगला कार्टून है, ये इसको आप कहते हो वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी दुनिया अंधी हो चुकी है। आज इतने सारे खतरे हैं, ये पहलगाम पे हमला हो रहा है, कभी टेररिस्ट अटैक किसी देश के अंदर बीच पे हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कभी वॉर हो रहा है ईरान के साथ, कभी वॉर हो रहा है इजराइल वर्सेस पैलेस्तीन। इतने सारे खतरे हैं, खतरे की भरपाई कौन कर रहा है? हम मासूम लोग। बच्चों की मौत हो रही हो, छोटे 1 साल के बच्चे, उन्हें क्या पता क्या सही क्या गलत, लेकिन भूख से मर जा रहे हैं। वो ईरान पे बॉम्ब गिरा दिया स्कूल के ऊपर, 100 से ज्यादा लड़कियां मर गई। लेकिन दुनिया अंधी हो चुकी है, हमने अपनी आंखें बंद कर ली है, यूनाइटेड नेशन भी अंधा हो चुका है। आज इंसान इतना लालची हो गया है कि उसे नहीं नजर आता है कि वो क्या कर रहा है। इतने सारे सिक्योरिटी के खतरे हैं, पानी को लेके क्राइसिस हो रहा है, बॉर्डर को लेके लड़ाई है, इंडिया पाक में आप देख लो, ऑयल की कमी हो रही है, एलपीजी संकट आ गया है, रीजनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ये कार्टून ये दर्शाता है कि आजकल कंट्रीज बस अपने ऊपर ध्यान देती हैं। यूएसए चाहता है कि वो पावरफुल हो, इजराइल चाहता है वो पावरफुल हो, लेकिन कोई भी शांति नहीं लाना चाहता है, कोई भी वेलफेयर पर ध्यान नहीं देता है। आज गाजा की क्या हालत हो गई है, ईरान की क्या हाल हो रही है, इंडिया में जो आतंकवादी हमलों में लोग मारे जाते हैं, उनका क्या हो रहा है? लोग उस पर नहीं ध्यान दे रहे, कंट्रीज सिर्फ इस पर ध्यान दे रही है कि उनके यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लोग शांति को इग्नोर कर चुके हैं। उनका मेन है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये कार्टून एक बहुत बड़ा सेटायर है, बहुत ही अच्छा है। ये दुनिया की रियलिटी आपको दर्शा रहा है कि दुनिया अंधी हो चुकी है, उसे लड़ाई झगड़े आतंकवाद कुछ नजर नहीं आ रहा, उसे बस अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, अमेरिका को बस अपना डेवलपमेंट चाहिए। इस चैप्टर का ये आखिरी कार्टून है। इस कार्टून में आपको एक पिग नजर आ रहा होगा, एक बड़ा सा पिग है, जो आप कह सकते हो मदर पिग है। और ये कार्टून हमें दर्शाता है कि जब भी कोई वॉर होती है, वो वॉर आगे चल के आतंकवाद को बढ़ावा देती है। कोई भी वॉर आगे चल के आतंकवाद को बढ़ावा देती है। यहाँ पे वॉर को एक मदर पिग के थ्रू दर्शाया गया है और बहुत सारे उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बेबी पिग्स हैं, जिनके ऊपर लिखा गया है टेररिज्म।
यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो वॉर होती है दो देशों के बीच में, वो आगे चल के आतंकवाद को बढ़ावा देती है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, उसने आतंकवाद को जन्म दे दिया है। पाकिस्तान जब नहीं हमसे जीत पाता है युद्ध के अंदर, तो वो आतंकवादी भेजता है। आतंकवादी क्या करती हैं? वो आम नागरिकों की हत्या करती हैं। पहलगाम में हिंदू व्यक्तियों की, मेल मेंबर की हत्या कर दी गई। फिर उरी में हमला हुआ। इतने सारे जो हमले हो रहे हैं, आतंकवाद हो गतिविधियां हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा असर तो आम नागरिकों को पड़ता है। उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वॉर कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा देता है। टारगेट किया जाता है आम नागरिकों को, ताकि पैनिक क्रिएट किया जा सके। वॉर इनडायरेक्टली टेररिज्म को बढ़ा रहा है, और टेररिज्म एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी खतरा है। आगे आते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 हमारा है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। इसमें हम इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स को पढ़ते हैं। पहली पिक्चर है अपनी, ये पिक्चर जो है ये अरल सी की है। ये एक समुद्र, ये एक अरल सी है। ये आपको किसी भी एंगल से सी लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सी में एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ चुका है। ये जो अरल सी है, ये सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ती है। तो आपसे अगर पूछ लिए कार्टून कौन से सी को दर्शाता है पिक्चर, तो आप बताओगे अरल सी को दर्शाता है, जो कि सेंट्रल एशिया में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। हुआ क्या कि अरल सी के अंदर जो नमक की मात्रा थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ करता था वो इस अरल सी में डाल दिया जाता। पूरा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया। अब उस सी में रहने वाले जितने भी समुद्री जीव हुआ करते, मछली हुआ करती, प्लांट्स हुआ करते, फिशेज हुआ करती, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब आस-पास रहने वाले लोग कहाँ जाएँ? समुद्र ही खत्म हो गया, रल सी ही खत्म हो गई, तो बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के दूर कहीं पे जाके बस जाते हैं, डिस्प्लेस कर जाते हैं। क्योंकि इस इलाके में इतना ज़्यादा नमक हुआ करता था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे खेती करना और फसल उगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और इस क्राइसिस का एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ा, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर पड़ा। और इस एरिया को स्टडी करने के लिए दुनिया भर से लोग आए। और लोकल्स लोग मजाक भी किया करते हैं कि इतने सारे लोग आए यहाँ पे, अगर एक बाल्टी भी पानी लाते तो आज ये जगह पानी से भर गई होती। सोचो आप, ऐसी कंडीशन आ चुकी है। तो ये अरल सी को ही दर्शा रहा है, वहां के इन्वायरमेंटल क्राइसिस को दर्शाता है कि वहां पे सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसको पॉल्यूट कर दिया गया, टॉक्सिक वाटर उसमें डाल दिया गया, जिससे वहां की एक्वेटिक लाइफ खराब हो गई। ये वाला जो कार्टून है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो। ये पीवाईक्यू है, ये सैंपल पेपर में भी आ चुका है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको 5 चिमनी दिखाई पड़ रही है। ये पांचों चिमनी जो हैं, ये फिंगर्स के आकार में बनाई गई हैं। जैसे लग रहा है कि ये हमारे हाथ की 5 उँगलियाँ हैं। ये हमारे हाथ की 5 उँगलियाँ जो हैं, वो एक चिमनी की तरह हैं। और ये पांचों उँगलियाँ एक लाइटर को जला रही हैं। वो लाइटर क्या है? वो लाइटर है दुनिया। ये लाइटर है वर्ल्ड। और ये लाइटर जो है वो जल रहा है। ये कार्टून बहुत ही सेटायर तरह से व्यंग कर रहा है कि जो इंसान है वो देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इंडस्ट्रीज लगाता गया, जंगल काटता गया, एयर पॉल्यूशन करता गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता गया। ये जो पांचों फिंगर फिंगर हैं, इनको किस तरह दर्शाया गया है? फैक्ट्री की चिमनी की तरह। ये दर्शाता है कि इंसान कितना ज्यादा स्मोक रिलीज करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करता है, और इसकी सारी भरपाई हमारे पर्यावरण को करनी पड़ती है। हमारा जो दुनिया है वो जल रहा है। दुनिया को दर्शाया गया है लाइटर की वजह से। क्यों? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को जलाते जा रहे हैं। आज पेट्रोलियम, एलपीजी खत्म हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा हाल फिलहाल में 1 दशक में कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। मार्च के महीने में लगता है जैसे मई आ गया है, जून आ गया है। क्यों? क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा जंगलों को काट दिया है, हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया है, हम इतना सारा इंडस्ट्रीज़ लगा चुके हैं, इतना धुआँ निकल रहा है, वो सब कहाँ जा रहा है? वो सब एटमॉस्फेयर में जा रहा है। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप कोई चीज़ जलाते हो तो CO2 निकलता है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे करके पर्यावरण को गंदा कर रहे हो। आप एसी में बैठे हो, कार चला रहे हो, या आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप कितना प्रदूषण कर रहे हो। तो ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो बढ़ खराब हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस से होती है, जैसे कि CO2, मीथेन, जो कि व्हीकल्स और इंडस्ट्री से निकलता है। जब से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है। आपने नोटिस किया है गर्मी कितना ज्यादा बढ़ती जा रही है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले जितनी बारिश नहीं होती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता है और इंसानों पे व्यंग कर रहा है कि तुम अपने चक्कर में दुनिया को बर्बाद कर दे रहे हो। अब देखो ये अगला कार्टून जो है वो कह रहा है कि हाथ उठाओ अगर तुम प्लेनेट को बचाना चाहते हो। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। ये 2 व्यक्ति कौन है? एक छोटा सा व्यक्ति है। ये कौन है? ये डेवलपिंग देश है। छोटा सा व्यक्ति है भाई, ये डेवलपिंग देश है।
डेवलपिंग देश को आप ग्लोबल साउथ कहते हो। और एक ये बड़ा सा व्यक्ति है जो टोपी लगा के बकायदा बैठा हुआ है कपड़े पहन के बड़ी सी कुर्सी पर, ये बड़ा व्यक्ति जो है वो डेवलप्ड देश है। ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ग्लोबल नॉर्थ कही जाती हैं। आप इस छोटे व्यक्ति को देखो, ये कितना चिंतित है, इसके चेहरे पे कितना स्ट्रेस है, क्योंकि जो डेवलपिंग देश हैं वो सच में बहुत ज्यादा कंसर्न है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहती हैं, प्लेनेट को बचाना चाहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस व्यक्ति को देखो, इसने अपनी उंगली मोड़ी है। उंगली मोड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आप झूठ बोलते हो तो उंगली मोड़ लेते हो। जब कहते हो ना कोई फेक प्रॉमिस करते हो तो उंगली मोड़ लेते हो। ये इसका फेक प्रॉमिस है। इसने अपनी उंगली क्रॉस की है, आप देखो। और ये नकली हंसी हंस रहा है, फेक स्माइल। फेक स्माइल जो दर्शाता है कि जो डेवलप्ड देश हैं वो सिर्फ नकली प्रॉमिस करती हैं कि हम बचाएंगे, कंट्री को बचाएंगे, बस वो प्लैनेट को बचाना ही नहीं चाहती हैं। उनको बस अपने इंटरेस्ट से मतलब है। तो ये दर्शाता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के एटीट्यूड में कितना अंतर है। ग्लोबल साउथ सच में चाहता है कि प्लेनेट को बचाया जाए, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ सिर्फ झूठा वादा करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है। डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ प्रॉमिस कर देती है लेकिन पूरा नहीं करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज भले गरीब हैं, भले इनकी इकोनॉमी कमजोर है, लेकिन फिर भी ये कोऑपरेट करती है, इन्वायरमेंट को बचाना चाहती हैं। तो अक्सर ये नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज कहती है बेचारी हम तो गरीब हैं, जितना भी प्रदूषण हुआ है वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हुआ है, क्योंकि डेवलप्ड देशों के अंदर जल्दी से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। जल्दी से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जल्दी से जंगलों को काटा गया, बहुत सारा धुआं रिलीज किया गया। तो डेवलप्ड देशों ने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है देश को बर्बाद करने में, दुनिया को बर्बाद करने में। तो डेवलपिंग देश यही आर्ग्यू करते हैं कि इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान डेवलप्ड देशों की वजह से होता है, और इसीलिए ये प्रिंसिपल आया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसको अच्छे से चैप्टर में पढ़ोगे, मैं इस पे बहुत जोर नहीं दे रहा हूँ। 1992 में अर्थ समिट हुई थी, 1992 में रियो डी जेनरो ब्राजील के अंदर। वहां सभी देश आपस में आके एक एजेंडा 21 लाते हैं और एक प्रिंसिपल पे साइन करती हैं जिसमें बोला गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि सभी देशों की कॉमन जिम्मेदारी है कि प्लेनेट अर्थ को बचाना है। लेकिन जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने नुकसान ज्यादा किया है तो उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। जिसने नुकसान ज्यादा किया है उसको ज्यादा भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। ऐसा ही बोला गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर कि सभी कंट्रीज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन जो डेवलप्ड देश है, जो ग्लोबल नॉर्थ है, उसने इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है, उसे भरपाई भी सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी। आगे आते हैं, ये देखो भाई सूखा पड़ा हुआ है, फोटो देख के ही समझ में आ रहा है। 1970s का टाइम चल रहा था। कब का टाइम चल रहा है? 1970s का वक्त चल रहा था। अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा सूखा पड़ गया। इतना ज्यादा सूखा पड़ा कि जो इलाका कभी फसल से भरा हुआ करता था वो बंजर हो गया। आप खुद देखो, वो एकदम बैरन हो चुका है, बंजर हो गया है। फर्टाइल लैंड खत्म हो गई। अब लैंड नहीं है, फसल नहीं उगा सकते हो तो खाना कैसे खाओगे? बहुत लाखों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। लाखों लोग अफ्रीका का ये वाला पार्ट छोड़ के दूसरे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं, और इन लोगों को क्या बोला गया? इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज कहा गया। इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज ऐसे लोग हैं जो अपने देश को इसलिए छोड़कर आए क्योंकि उनके देश में जो प्रकृति है वो खराब हो गई। इन्वायरमेंटल डिजास्टर आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूखमरी आ गई। इस वजह से वो अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में आ गए। ऐसे लोगों को इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी कहा जाता है। ये दर्शाता है कि कभी कभार नेचर हमें अपनी औकात दिखा देता है। इतना सूखा पड़ गया कि खेती नहीं हो पाई, और जब इन्वायरमेंट डिजास्टर लेकर आता है तो लार्ज स्केल पे लोगों को नुकसान होता है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ जाता है। अगली कार्टून है, इस कार्टून में आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ इकोलॉजिस्ट हैं। इकोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो इन्वायरमेंट को बचाने का प्रयास करते हैं। इस कार्टून में एक इलेक्ट्रिकल खंबा है, इस इलेक्ट्रिकल खंबे पे एक छोटा सा पेड़ निकल आया है, एक छोटा सा प्लांट आया है, तो ये इकोलॉजिस्ट लोग उस छोटे से प्लांट को पानी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजली के खंभे को पानी दोगे तो आपको ही करंट लग जाएगा। तो ये शो करता है कि इकोलॉजिस्ट लोग सही काम तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग ओवर कर देते हैं। कभी कभार वो हद से ज्यादा ड्रामा कर देते हैं। कभी कभार वो हद से ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं और उनके एक्शंस प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आप बिजली के खंभे को पानी दोगे तो आपको ही करंट लग जाएगा। ये कितना ड्रामा कर रहे हैं। तो कुछ लोग अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए भी नेचर को प्रोटेक्ट करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इकोलॉजिस्ट लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने में। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जंगल मत काटो, प्रदूषण मत बढ़ाओ, प्रकृति को मत नष्ट करो। लेकिन कई बार वो हद से ज्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं। मेन मैसेज यही दिया गया है कि इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो हैं उनका एक डुअल रोल है, या उनका एक
हमको डिलेमा देखने को मिलता है। वो डिलेमा ये है कि कई बार लोग एनवायरनमेंट को सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजली के खंभे को पानी दे रहे हैं, उन्हीं को करंट लग जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा है, जैसे कि चिपको मूवमेंट हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, तब सच में हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अभी हाल-फिलहाल में अरावली का मुद्दा आया। चलिए अब अपने अगले कार्टून पे आते हैं। अगला कार्टून न्यू कोलोनियलिज्म को दर्शाता है। देखो, न्यू कोलोनियलिज्म शब्द का मतलब है न्यू फॉर्म ऑफ कोलोनियलिज्म। न्यू कोलोनियलिज्म का मतलब है न्यू फॉर्म ऑफ कोलोनियलिज्म। ये एक नए तरह का कोलोनियलिज्म है। होता क्या है कि एक जो अमीर और पावरफुल देश है, वो छोटे देश पे कब्जा इसलिए करता है ताकि उसके नेचुरल रिसोर्स को हासिल किया जा सके। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका यूएसए। यूएसए हमेशा उन छोटे देशों पे आक्रमण करता है जिनके पास अच्छा खासा ऑयल है। यूएसए ने वेनेजुएला पे हमला किया क्योंकि वेनेजुएला के पास ऑयल था। इराक पे हमला किया, इराक के पास ऑयल था। ईरान पे हमला किया, वियतनाम पे हमला किया। मिडिल ईस्ट पे यूएसए डोमिनेट करना चाहता है। तो इसी तरह से न्यू कॉलोनिज्म वर्क करता है। इस कार्टून को आप देखो, कुछ मिलिट्री के लोग हैं, वो एक छोटे देश को बर्बाद कर देते हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे देश को वापस से बिल्ड करेंगे। तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, बेचारा एकदम शॉक हो चुका है कि आपने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। तो ये सोल्जर क्या कह रहे हैं, हम आपके देश को वापस से सही कर देंगे, लेकिन हमें कुछ पेमेंट चाहिए। पेमेंट जैसे कि हमें आपका ऑयल चाहिए, हमें आपका पेट्रोलियम चाहिए, हमें आपका क्रूड ऑयल चाहिए। तो ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स को दर्शाता है। आज के टाइम पे 2 ऐसे रिसोर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। एक है वाटर, पानी, और दूसरा है ऑयल। इसको लेके बहुत सारे युद्ध होंगे, हो भी रहे हैं और फ्यूचर में होंगे भी। स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जैसे कि यूएसए, ये कमजोर देश जैसे कि इराक और ईरान पे आक्रमण करता है। ये एक नए तरह का आतंकवाद कह सकते हो, एक नए तरह का कॉलोनियलिज्म है, जब पावरफुल देश छोटे देशों को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जैसे ईरान पे आज आक्रमण हो रहा है, उस ताकि वो न्यूक्लियर वीपन ना बना पाए, ताकि उसका जो ऑयल है वो छीन लिया जाए। तो ऑयल एक सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रिसोर्स कहा जा सकता है, स्पेशली वेस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। और ऑयल और वाटर को लेके फ्यूचर में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होंगे, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। अपना ये अगला कार्टून है। इस अगले कार्टून पे आपको यहाँ पे लिखा दिखाई पड़ रहा है H2O। H2O मतलब होता है वाटर। आपने देखा है ये पृथ्वी के ऊपर बहुत बहुत सारा पानी है, ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है वो पानी से ढका हुआ है। लेकिन क्या सारा पानी पीने लायक है? नहीं, सिर्फ 1% ही है जिसको आप फ्रेश वाटर कहते हो और जिसको हम पी सकते हैं। तो पानी की कमी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पानी को संभाल के इस्तेमाल नहीं करते। आप ब्रश कर रहे हो, पानी का नल खुला छोड़ देते हो, सारा केमिकल और पॉल्यूशन जो है वो पानी में डाल देते हो, तो पानी को आप गंदा कर रहे हो। भले दुनिया बहुत सारे पानी से ढकी हुई है, लेकिन पीने का पानी बहुत कम है हमारे पास, और इसीलिए पानी की कमी होगी। और अगर पानी की कमी हो गई, तो हमें 21वीं सदी के अंदर वाटर वॉर देखने को मिल सकता है। यानी पानी की वजह से फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि देशों के बीच में युद्ध होगा। मेन मैसेज यही है कि डिमांड बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हद से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिससे पानी खतरे में आ जा रहा है। ये दर्शाता है कि इंसान कितना लालची है, और ये अनसस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है कि हम बुरी तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनस्टेबल डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश के अंदर। मैं आपको वापस एक बार इस कार्टून को बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। ये जो है, ये वाटर के ऊपर कार्टून बनाया गया है, वाटर की कमी को लेके बनाया गया है। वैसे तो टिपिकली आप जब वर्ल्ड का मैप देखते हो, तो पूरा जो मैप है वो पानी से भरा होता है, लेकिन इस जार के अंदर थोड़ा-सा ही पानी बचा है। ये दर्शा रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। और हम लोग भी क्या है, ब्रश करते हैं तो पानी खुला छोड़ देते हैं, पानी फेंक देते हैं, सारा जो प्लास्टिक है वो समुद्र में डाल देते हैं। और वैसे भी पीने का पानी सिर्फ 1% है, बहुत कम है। और ऐसे में अगर पानी ही खत्म हो गया, तो दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती है, और हो सकता है देशों के बीच में पानी को लेके युद्ध भी होने लगे फ्यूचर में। हमारा ये अगला कार्टून है। ये अगला कार्टून का नाम है स्पून फुल ऑफ इकोलॉजी। यहाँ पे आप देखो, एक व्यक्ति है, ये एक बहुत अमीर आदमी है, ये एक बहुत पावरफुल आदमी है। ये एक पूरा चम्मच क्या भर के खा रहा है, ये प्रकृति को खा जा रहा है। ये कार्टून हमें दर्शाता है कि इंसान अपनी लालच के लिए नेचर को खत्म कर दे रहा है, नेचर को खा जा रहा है इंसान अपनी लालच के लिए। ये शो करता है कि जो रिच अर्बन और डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वो पेड़ काट के फर्नीचर बना दे रही हैं, वो जंगल काट के कॉलोनी बना दे रही हैं अपने कंफर्ट और लग्जरी के लिए। ये इमेज जो है, ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शा रही है। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप अपनी जरूरतों तो पूरा कर लेते हो, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। अगर सारा पानी आप ही गंदा कर दोगे, तो आपके बच्चे क्या पिएंगे? सारा जंगल आप काट दोगे, तो आपके बच्चों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कार्टून यही दर्शाता है, स्पून फुल ऑफ इकोलॉजी, की जो अमीर लोग हैं,
वो अपनी लालच के अंदर प्रकृति को खा जा रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो एक समय पे ये सभी कीमती चीज़ें खत्म हो जाएँगी। आपको पता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यही होता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन भविष्य का भी ध्यान रखो। भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी ध्यान रखो, वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जंगल खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मिनरल का इस्तेमाल कर रहे हो। बस इतना ही इस्तेमाल करो कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। आप हद से ज़्यादा मत इस्तेमाल करो वरना दुनिया ही खत्म हो जाएगी। चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं, ये हमारा आखिरी चैप्टर है, जो कि है ग्लोबलाइज़ेशन। बहुत ईज़ी है और मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत कुछ इसमें टिपिकल नहीं है। इसके अंदर एक कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है, ये डिजिटल इकोनॉमी को दर्शाता है, डिजिटल इकोनॉमी। देखो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्लोबलाइज़ेशन होता क्या है। ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब है कि आज पूरी दुनिया जो है ना, वो एक गाँव की तरह बन गई है। ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको तुरंत मालूम चल जा रहा है। कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, रोबोटिक्स इतना अच्छा है। तो दुनिया भर में जो आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नॉलेज ट्रांसफ़र कर रही है, आइडिया ट्रांसफ़र कर रहा है, इसी को आप ग्लोबलाइज़ेशन कहते हो। और ग्लोबलाइज़ेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया है, तो आप बताओगे टेक्नोलॉजी ने। आज सबके हाथ में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है और वो दुनिया के किसी भी पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज टेक्नोलॉजी की वजह से व्यापार हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है, रैपिडली आइडियाज़, कैपिटल एक देश से दूसरे देश मूव कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइज़ेशन बहुत आगे बढ़ गया है, यही इस कार्टून में दर्शाया गया है। दूसरा कार्टून बहुत ही फ़नी है, बहुत ही डायबॉलिकल है। इसमें ना ये एक अमेरिका का कार्टून है। इसमें देखो एक माँ है, वो अपने बच्चे से पहले क्या कहा करती थी? पहले अब माँ अपने बच्चे से कहा करती थी अमेरिका के अंदर कि बेटा खाना आप पूरा खाया करो। देखो इंडिया और चाइना में कितने लोग खाने की वजह से, भूख की वजह से मर जा रहे हैं। लेकिन आज वो माँ क्या कह रही है, बेटा होमवर्क अच्छे से करना, वरना इंडिया और चाइना में लोग भूखे हैं, तुम्हारी जॉब खा जाएँगे। तो ये दर्शाता है कि आज ग्लोबल कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया है। पहले अमेरिका में इसकी माँ कह रही थी कि खाना अच्छे से खाओ, इंडिया और चाइना में लोग भूख से मर रहे हैं। अब इसकी माँ कहती है बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि इंडिया और चाइना में लोग भूखे हैं, तुम्हारी नौकरी खा जाएँगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। ये ग्लोबलाइज़ेशन के एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस को दर्शाता है कि ग्लोबलाइज़ेशन का इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखते हो इंडिया से बहुत सारे लोग मूव करके दूसरे देश जाते हैं जॉब करने के लिए क्योंकि उनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है। मेन मैसेज यही है कि ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, चाइना ये भी वर्ल्ड लेवल पे जा पा रहे हैं। और मार्केट रियलिटी चेंज हो रही है, इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। आप जानते हो अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली है, जो आईटी के लिए फेमस है, वहाँ पे सब आईआईटी के बच्चे भरे हुए हैं। ये इंडियन डोमिनेंस को दर्शाता है। आज वर्ल्ड के बड़े से बड़ी जो एआई की कंपनीज़ हो गई या एमएनसीज़ हो गई, खुद गूगल के जो सीईओ हो गए, सुंदर पिचाई हैं, एक इंडियन है। तो ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से तो ही एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश गया नौकरी करने। तो ये मेनली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस दर्शाता है ग्लोबलाइज़ेशन का। ये हमारा आखिरी कार्टून है इस चैप्टर का। और ये जो कार्टून है, ये दर्शाता है कि जब भी ग्लोबलाइज़ेशन होगा, तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। वो असर अच्छा भी हो सकता है, वो असर बुरा भी हो सकता है। अच्छा कैसे होता है कि भाई हमारे देश के बच्चों को दूसरे देशों में नौकरी मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है, 2-2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है। कोई कंपनी भारत आती है, मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स भारत आया, डोमिनोज़ भारत आया, तो भारत में लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, जॉब मिलेंगी, ये बात तो अच्छी है। लेकिन कुछ बुराई भी होती है। बुराई क्या होती है? हमारा खुद का कल्चर खत्म होने लगता है। आजकल बच्चों को मिक्की माउस ज़्यादा पसंद है। देखो इस कार्टून में डोरेमोन, मिक्की माउस इन सबको दर्शाया गया है। ये आपको मिक्की माउस देखने को दिख मिल रहा है। ये मिक्की माउस आपको दिख रहा है, ये कोका कोला आपको दिख रहा है, मैकडॉनल्ड्स आपको दिख रहा है, मैकडी यहाँ लिखा हुआ है। ये सब किसके सिंबल हैं? ये सब अमेरिका को दर्शा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से अमेरिका कितनी डोमिनेंट हो गई है। आज हम अमेरिका की तरह कपड़े पहनने लगी हैं, जीन्स पहनती हैं, क्रॉप टॉप पहनती हैं। आज हम अपने इंडिया के कपड़ों को, कुर्ते-पैजामे को बेकार कहती हैं, साड़ी को बेकार कहती हैं। आजकल हम अपना खाना ना खाने की वजह से अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हम बर्गर पसंद कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पसंद कर रहे हैं, हम बाहर की विदेशी ड्रिंक्स को पी रहे हैं। तो ये कार्टून जो है, ये ग्लोबलाइज़ेशन के इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस को दर्शाता है। आप देख पा रहे हो कि फॉरेन गुड्स और मल्टीनेशनल कंपनीज़ अलग-अलग देश में जाके वहाँ की मार्केट को डोमिनेट करने लगती है। माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, डिज्नी के कैरेक्टर जैसे गूफी, डोनाल्ड डक, मिक्की माउस पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। मेन मैसेज यही है कि कार्टून हमें दर्शा रहा है यूएस हेजेमनी को। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर पूरे दुनिया में फैल गया है। इसको आप अमेरिकनाइजेशन कहते हो कि पूरी दुनिया अमेरिका की तरह बनती जा रही है। इसको आप कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हो कि हमारा कल्चर जो है वो अमेरिका की तरह बनता जा रहा है।
और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया का अपना कल्चर खत्म हो जाएगा, सब अमेरिका का कल्चर फॉलो करने लगेंगे। और ये ग्लोबलाइजेशन होता कैसे है? बड़े बड़े ब्रांड आ जाती हैं, डोमिनोज आ गया, मैकडोनल्ड्स आ गए, यूट्यूब आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, ये सभी हमको अलग अलग आइडियाज से एक्सपोज करवाते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे कार्टून दे दिया जाए तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला, ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव इम्पैक्ट को दर्शाता है। ये इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज दर्शाता है ग्लोबलाइजेशन की। इस कार्टून में आपको अमेरिकन सिंबल देखने को मिल रहा है, डोमिनोज, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडी, फिर आपको यहाँ डिज्नी के कैरेक्टर गूफी, डोनाल्ड डक, मिक्की माउस देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका एक नए तरह से दूसरे देशों पे कब्जा कर रही है। आज हमारे इंडिया का अपना कल्चर खत्म हो रहा है क्योंकि हम जीन्स पैंट पहनना पसंद कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो ये कार्टून दर्शाता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन को, यानी पूरे दुनिया का जो कल्चर है वो एक सा बनता जा रहा है, सब अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, हम सब अमेरिकनाइजेशन कर रहे हैं, अमेरिका जैसे बनते जा रहे हैं। ये भी दर्शा रहा है कि देखो मिक्की माउस के हाथ में बंदूक है, तो मिक्की माउस भी एक तरह का हम पे कब्जा करने का प्रयास है, हमारे माइंड को करप्ट कर रहा है, हमें गुलाम बना रहा है। तो ये इस कार्टून में दर्शाया गया है ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये पूरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मजा आया होगा और मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में समझाया जाए, कोई भी चीज मैंने भागने की कोशिश नहीं करी, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कुछ भी रटो मत, समझो। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो बताइए, मैं कमेंट में लिंक उसकी पिन कर दूंगा। थैंक यू सबको, बाय बाय, टेक केयर।